हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर सेकंड, जो कि ऑप्शनल सब्जेक्ट कॉमर्स है। कॉमर्स में आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग के बारे में। अकाउंटिंग में क्या क्या हमें बात करना, बेसिक जो है अकाउंटिंग की यहाँ पर शुरुआत होता है, जो कि 11th 12th बीकॉम प्लस आपका यूजीसी नेट में पूछा ही जाता है। जैसे यहाँ पर क्या दिया होता है, आपका प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, ये बेसिक चीज़ें आपको हम बताते हैं। पहले शुरुआत क्या करते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग क्या है। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग का मतलब होता है, जैसे आप देखते होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का अपना एक सिद्धांत होता है, अपना एक उनका प्रिंसिपल होता है कि भाई अगर केमिस्ट्री है, जल है, अगर मान लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके जल बनता है, तो उनका अपना एक बेस है, उनका एक सिद्धांत है, उस पर हम रिसर्च करते हैं। ठीक उसी प्रकार से प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग का भी अपना एक सिद्धांत है कि व्यापार जो हम चलाएंगे कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या है, कंसिस्टेंसी क्या है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या है, डुअल एस्पेक्ट क्या है। तो बेसिक जो इसमें टर्म हम पढ़ेंगे, ये प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग की पॉइंट को इंडिकेट किया जाता है। दूसरा हम पढ़ते हैं कि आपका अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या है। अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या होता है इसमें, जैसे कि मान लीजिए किसी चीज़ की एक परंपरा है, जिसका भी एक बेस है, उसी पे वो चलता रहेगा, कभी वो चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे अगर सूर्य पूरब से उग रहा है, तो इसका मतलब ये परंपरा नहीं, ये हमेशा के लिए हमें दिखता है, ये रहेगा ही रहेगा। ठीक उसी प्रकार से अकाउंटिंग का अपना एक बेस है, एक आधार है जो चलता ही रहेगा। इस पे बात करेंगे। फिर अगला हम बात करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है। अकाउंटिंग का अपनी एक पैमाना है, जो भारत में किस बेस पे चलता है और अमेरिका पे किस बेस पे चलता है, दोनों का तुलना करके हम बात करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। पहला है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अब अकाउंटिंग का अपना एक सिद्धांत है, अपना एक कॉन्सेप्ट अवधारणा है। क्या है? पहले से बोलता है कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या है। अब मान लीजिए आप 1 अप्रैल से लेकर के और 31 मार्च तक कोई आप एक टारगेट रखते हैं कि मुझे व्यापार करना है। अब व्यापार को मुझे लॉन्ग टर्म चलाना, 20 साल 30 साल, या आप चलाएंगे, आप बूढ़े हो जाएंगे तो आपका बेटा चलाएगा, वो बूढ़ा हो जाएगा उनका बेटा चलाएगा, विरासत में चीजें चलती रहेंगी। अगर आपने कोई व्यापार शुरुआत किया तो व्यापार चलते ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज व्यापार शुरू किया और कल आपने बंद कर दिया, तो इसका मतलब आपने व्यापार नहीं किया। व्यापार का मतलब है, ट्रेड का मतलब है, अगर आप 1 अप्रैल से शुरू करते हो तो 31 मार्च को जब क्लोजिंग होती है, तभी इसमें चेक किया जाएगा कितना आपके पास एसेट्स हैं, कितना आपके पास लायबिलिटी है। तो इससे पता चलेगा आपका व्यापार 1 अप्रैल से चला और 31 मार्च को जब क्लोज हुआ तो व्यापार की सारी स्थिति को बता दिया। इसको बोलते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ये व्यापार चलते रहना चाहिए, बीच में रुकना नहीं चाहिए। दूसरा होता है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। अब कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट मीन्स क्या होता है, जो लगातार होते रहना चाहिए। अब जैसे लगातार क्या, अगर आप मान लीजिए रोज 8 आवर या 5 आवर या 6 आवर आप पढ़ाई करते हैं, लगातार आप पढ़ते हो, आज आपने 6 आवर पढ़ा, कल भी 6 आवर पढ़ लिया। अगर लगातार आप पढ़ेंगे, रोज का जो आप मिशन लेके चल रहे हैं, अगर उस मिशन को लगातार लेके चलते हुए तो लास्ट में आपका जो गोल होगा, जो आपका विजन होगा, वो जरूर ही कंप्लीट होगा। तो कहने का मतलब है, तो व्यापार हो तो व्यापार कैसे चलता रहना, कंसिस्टेंसी होना चाहिए। ऐसा नहीं आज आपने शटर खोला, कल भी खोला, 3 दिन उसके बाद रिश्तेदारी कर रहे हैं, बढ़िया अपना पार्टी कर रहे हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर होना चाहिए तो कंसिस्टेंसी लगातार चलते रहना चाहिए। अब तीसरा कॉन्सेप्ट इसमें आप बात करता है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल मीन्स होता है दोस्तों, एक्रूअल, अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो उसकी अपना एक कैलेंडर होना चाहिए, उसकी अपनी एक टाइम टेबल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हिंदी का कैलेंडर है, चैत से चैत, बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुंवार कार्तिक है। ठीक उसी प्रकार जैसे अंग्रेजी का कैलेंडर है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई है। ठीक उसी प्रकार से आपका बिजनेस का भी एक कॉन्सेप्ट है, उसका अपना एक सिद्धांत है, उसका अपना एक कैलेंडर होना चाहिए कि 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है तो 31 मार्च को क्लोज होना चाहिए। ये व्यापार की स्थिति का अपने कैलेंडर होना चाहिए।
जो फाइनेंशियल स्थिति के बारे में बात करता हो। अगला बात करते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट मीन्स होता है कि आपका जो व्यापार है, अगर कोई बोले कि भाई मैं बिजनेसमैन हूँ, तो बिजनेसमैन नहीं हो सकता, बिजनेस अपना अलग है और ओनर अपना अलग है। अर्थात ये कॉन्सेप्ट किस बात का इंडिकेट कर रहा है कि बिजनेस और ओनर दोनों अलग होता है। कोई बोले मैं बिजनेसमैन हूँ तो बिजनेसमैन नहीं होता है, क्योंकि व्यवसाय की अपनी अलग स्थिति है, मैन की अपनी अलग स्थिति है। ठीक है, कोई बोला कि जैसे मैकेनिकल है, किसी चीज को बनाने वाला, वो बना सकता है, लेकिन आदमी मैकेनिकल नहीं सोचता। मैकेनिकल का अपना एक काम है। टीचिंग है, टीचिंग का अपना एक काम है, उसका एक अपना प्रोफेशनल है। स्वयं में व्यक्ति टीचर नहीं है, वो एक टीचिंग कार्य करता है। ये उसकी बात करता है कि बिजनेस एंटिटी का मतलब है व्यापार और मालिक दोनों सेपरेट होते हैं, अलग होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट मीन्स होता है जो आप व्यापार करते हैं, किसी भी वस्तु का बेचना या खरीदना, परचेजिंग करना, सेल्स करना, सेल्स रिटर्न होना, परचेज रिटर्न होना, तो उसको आप किस में दर्शाएंगे? एक मनी में दर्शाएंगे, पैसे में उसको मेजर करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने मार्कर है, अगर इस मार्कर को 20 रुपये को खरीदा, तो दुकानदार जो होगा इसको 20 रुपया लिखा होगा। कितना? 20 रुपया, 20 रुपीज अपने जो उसका नोटबुक होगा, जो उसका बुक कीपिंग होगा, उसमें वो नोट किया होगा। तो इसको बोलते हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अगला आता है नंबर है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अब अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या है? कभी कभार हम अकाउंटिंग का अलग अलग छोटा छोटा पीरियड बनाते हैं, तिमाही बनाते हैं, छमाही बनाते हैं, 1 ईयर का बनाते हैं। तो छोटा छोटा उसको जो हम डिवाइड करके बात करते हैं, अकाउंटिंग का लेखा जोखा जो करते हैं, उसको बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। और नेक्स्ट अगला है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट मीन्स होता है किसी वस्तु को बनाने में आपकी जो लागत आ रही है। जैसे आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं तो मटेरियल कितना लगा, लेबर कितना लगा, ओवरहेड खर्चा कितना आया, ये सारी चीजें क्या होती है? कॉस्ट में जोड़ी जाती है, तो उसको बोलते हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आपका है डुअल एस्पेक्ट। दोस्तों डुअल एस्पेक्ट मीन्स होता है जिसमें डबल एंट्री सिस्टम की बात की गई हो। जैसे भारत में आप देखिए डुअल एस्पेक्ट में क्या होता है, हम एक के लिए क्रेडिट बनाते हैं और एक के लिए डेबिट करते हैं, जिसको बोलते हैं डुअल एस्पेक्ट। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आप एंट्री करते होंगे कि अगर मान लीजिए मैं 20 रुपये का एक पेन बेचा, तो इसको अकाउंट में हम दर्शाएंगे, सेल्स अकाउंट में लिखेंगे। सेल्स अकाउंट में क्या लिखेंगे? बेचा। तो हमारे पास क्या आया? कैश आया। तो कैश अकाउंट DR टू सेल्स लिख देंगे या टू गुड्स लिख देंगे, जो वस्तु गई है। तो एक के लिए डेबिट होगा और एक के लिए क्रेडिट होगा। कैश जब आया तो कैश अकाउंट DR अर्थात वो डेबिट हो गया, और आपके पास जो वस्तु गया उसको कर देंगे क्रेडिट। तो इसी को बोलते हैं डुअल एस्पेक्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन मतलब है कि रिकॉर्ड करना, वसूली करना। कैसे? भाई अगर आप कोई वस्तु बेच रहे हैं, कोई वस्तु खरीद रहे हैं, तो उसकी अपनी एक टाइम होगा कि भाई आज मान लीजिए इस पेन को मैंने 6 अप्रैल को बेचा, तो 6 अप्रैल को अगर बेचा तो पैसा, अगर मान लीजिए इस पेन को जिसने खरीदा वो बोल दिया भैया पैसा आज है नहीं, कल ले लेना, तो हमें आज के डेट में इसको क्या करना, रेवेन्यू को अपने जो बुक कीपिंग होगा उसमें नोट करना पड़ेगा कि हमने सेल्स अकाउंट में इसको आज ही के डेट में लिखना है। पैसा तो कल देगा, उससे मतलब नहीं है। आपका पेन तो बिक गया ना, आपकी दुकान से पेन तो चला गया, इसीलिए उसको बोला जाता है क्योंकि आपका रेवेन्यू आ गया है। क्योंकि आपका जब पेन बिक गया तो पैसा आएगा, चाहे कल आए या परसों, लेकिन आएगा जरूर। तो उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, या वसूली करना, रियलाइजेशन करना, इसकी बात करता है। एक्स है 10 नंबर है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट मीन्स होता है दोस्तों किसी चीज का मैच करना। अब मैच करना, आज का एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा, कि एक तरफ आपका खर्चा हो रहा है और एक तरफ आपका इनकम हो रहा है, तो आप मैच करते होंगे
कि भाई मेरे पास तो 50,000 रुपये थे, 50,000 रुपये में से मैंने 30,000 रुपये खर्च कर दिया। तो उसको आप घर में बैठ के मैचिंग करते होंगे, मिलाते होंगे, कितना मेरा इनकम हुआ और कितना मेरा एक्सपेंसेस हुआ। जब आप इनकम और एक्सपेंसेस को दोनों का मैच करते हैं, मिलान करते हैं, उसी बोलते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। अर्थात एक्सपेंसेस और रेवेन्यू का जब मैच किया जाता है तो उसको बोलते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। और लास्ट इसमें है दोस्तों वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट मीन्स होता है किसी चीज का वेरीफाई करना। अब वेरीफाई मतलब चेक करना। चेक करने का मतलब जो आपका बैलेंस शीट है, कितने आपके पास एसेट्स बचे हैं, कितने आपके पास लायबिलिटी बचे हैं, आपको उसको चेक करना। जैसे ऑडिट होता है, पर डे ऑडिट होता है, मंथली ऑडिट होता है, वीकली ऑडिट होता है। तो ऑडिट का मतलब होता है चेक करना, अंकेक्षण करना, जांच करना। यही क्या करता है, वेरीफिएबल करता है जो आपका कॉन्टीजेंटली लायबिलिटी है, कितनी लायबिलिटी है, कितनी एसेट्स हैं, उसको चेक करना। ये पूरा बेसिक हमने बात किया प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अब अगला हम बात करते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कन्वेंशन मीन्स होता है क्या दोस्तों, थोड़ा सा हाईलाइट कम हो रहा होगा, कम दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन मीन्स होता है पहला, जैसे इसमें हमने बात किया इसकी एक सिद्धांत है, ठीक इसी प्रकार से इसका अपने परंपरा इसका भी है, इसका भी अपना एक सिद्धांत है जिस पे अकाउंटिंग काम करता है। क्या करता है, पहला है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। अब डिस्क्लोजर मतलब कि किसी का बात को पूरा डिस्क्लोज कर देना, बता देना, एक भी पॉइंट को मत छुपाना। अब मत छुपाना मतलब क्या है, भाई कोई आपका ऑडिट चेक करने आया, आपके बैलेंस शीट को कोई चेक करने आया, एक सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके ऑफिस आता है, बोला सर आप ऐसे नोट्स देते होंगे। अब जब देते होंगे तो बोलेंगे सर चेक करिए पूरी बैलेंस शीट। तो जब वो पूरी बैलेंस शीट वो चेक करेगा तो कुछ ना कुछ पूछेगा भी कि बाउचर कितने हैं, सेल्स बाउचर कितने हैं, परचेज बाउचर कितने हैं। तो आपको कोई भी पॉइंट नहीं छुपाना है, सब कुछ डिस्क्लोजर करना है, सब कुछ बता देना है। अगला है, इसी में आता है, नेक्स्ट है कन्वेंशन ऑफ मैटेरियलिटी। मैटेरियलिटी मीन्स होता है, आप समझते हैं क्या है, सपोज करिए किसी आप शोरूम में जाते हैं, आपको मान लीजिए 50 लाख की कोई गाड़ी खरीदना है। अब अगर वो बेचने वाला बोल दिए सर थोड़ा इसके इंजन में फॉल्ट है, तो क्या आप उस गाड़ी को खरीदेंगे? नहीं, कहेंगे जब इंजन में इस फॉल्ट है, इंजन से ही तो गाड़ी है और इंजन ही खराब तो गाड़ी चलेगी नहीं। ये बहुत बड़ा एक मैटेरियलिटी लॉस दिखना लग गया। तो ऑलरेडी पहले वहां से उसने बता दिया तो आप उसको तो नहीं लेंगे। तो अब इसी के दूसरा होता है इमैटेरियलिटी। अगर उसने बोल दिया सर गाड़ी पूरा A1 क्वालिटी का है, बट इसके थोड़ा सा कांच के ऊपर या बाहरी जो इसकी बाहरी आवरण है ढका हुआ है, शीशे पे थोड़ा सा खरोच आया है। अब जो उसमें थोड़ा स्क्रैच आया हुआ है, स्क्रैच से आप क्या सोचेंगे? अब बोलता है सर ये 50 नहीं, इसको आपको 45 लाख में दे दिया जाएगा। अब 5 लाख का जो आपको बेनिफिट मिल रहा है उसके आधार पे आप तुरंत गाड़ी क्या करते हैं, परचेज कर लेते हैं। तो जब आपका लॉस ज़्यादा दिखता है तो मैटेरियलिटी बनता है, और जब आपको लॉस कम दिखता है तो उसको बोलते हैं इमैटेरियलिटी। ठीक है, अब अगला बात करते हैं इसमें कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस। अभी क्या है प्रूडेंस? कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है, आप व्यापार करते हैं तो कुछ ना कुछ अपने पास एडवांस रखते हैं। क्यों रखते हैं? कि कहीं कंपनी में कोई घाटा ना आ जाए, या कोई एम्प्लॉय छोड़ के चला ना जाए, किसी की सैलरी देने में दिक्कत ना आए। पता चला बहुत अच्छा आदमी आपके कोचिंग में काम कर रहा है, आपके संस्था में काम कर रहा है, अगर वो छोड़ के चला जाएगा तो आप कंपनी की स्थिति तो खराब होगी। जैसे बड़े बड़े कोचिंग है, संस्था है, बहुत से अच्छे नामी टीचर हैं जिनको 10 ईयर का, 20 ईयर का, 15 ईयर का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। अगर वो कहीं पर पढ़ाता है उसकी वजह से बहुत से बच्चे जुड़े होते हैं। अगर वो टीचर छोड़ के जाने वाला होता है तो आपको बहुत बड़ा लॉसेस आने लगता है। इसलिए क्या करते हैं कि टीचर ना छोड़े, इसको भले एडवांस कुछ और पैसा देना पड़े, तो अपनी लॉस स्थिति को बचाना चाहने के लिए
अपनी कंपनी के आने वाले एस्टिमेटेड फ्यूचर को बेहतर करने के लिए जो आप पैसा अपने पास रखते हैं एडवांस लेवल में, उसी को बोलते हैं प्रूडेंस। लेकिन एक प्रूडेंस एक होता है एडवांस लॉस को बचाना। कभी कभी कंपनी बहुत प्रॉफिट सिचुएशन में होती है, बहुत पैसा आपको देगी, तो तभी आपको क्या करना होता है कि ये भी नहीं एक शो ऑफ करना है कि मेरी कंपनी बहुत नामी चल रही, बहुत ही कुछ करना है। उसको अपने आप को बहुत समाहित करके रखना है, बहुत उसको बैलेंसिंग अप्रोच में रखना है, ज़्यादा कूदना नहीं है। ये बेसिक चीज़ें होता है अकाउंटिंग कन्वेंशन का। अब बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मीन्स होता है, जैसे सबकी अपने एक स्टैंडर्ड होता है। लोग कहते हैं कि भाई मेरी अपनी एक स्टैंडर्ड है, मैं घटिया लोगों से नहीं मिलता। अब पता ना दुनिया में कौन सा घटिया लोग हैं, मैं इनसे बात नहीं करते, शराबी लोग हैं, ये गजेड़ी लोग हैं। मैं इनसे बात करता जो मेरे प्रोफेशनल लेवल के लोग हैं उनसे बात करता हूँ। अब प्रोफेशनल लेवल के जो आप लोग उनसे बात करोगे, आप आईएएस हो तो आईएएस से बात करोगे, टीचर है तो टीचर से बात करेगा, अपना एक स्टैंडर्ड बना दिया। ऐसे ही अकाउंटिंग का अपना एक स्टैंडर्ड है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? अब इंडिया के अकाउंटिंग का अपना एक अलग स्टैंडर्ड है, यूएसए का अकाउंटिंग का अपना अलग स्टैंडर्ड है। अब ध्यान से देखिए, ये आपका इंडिया का और ये आपका यूएसए का, इन दोनों का अपना एक स्टैंडर्ड है। जैसे हमने बात बोला कि कोई प्रोफेशनल होगा तो बोलेगा भाई मैं प्रोफेशनल हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं अपने टीचिंग में खुश हूँ, मुझे जो प्रोफेशनल लोग होते हैं उनसे बात करने में मजा आता है। यूएसए बोलेगा मैं भाई कैपिटलिज्म देश हूँ, मैं अपने पूंजीपतियों के लोगों के साथ ही ज़्यादा खुश हूँ। ठीक है, तो इंडिया की अपनी एक स्टैंडर्ड है। क्या है इसकी स्टैंडर्ड? क्या है? जैसे बैलेंस शीट है, तो बैलेंस शीट में आप देखते होंगे जो इंडिया की बैलेंस शीट बनती है, आप इस साइड लिखा होता है लेफ्ट साइड में फिक्स्ड लायबिलिटी, और क्रेडिट साइड लिखते हैं, इधर साइड राइट साइड में आप लिखते हैं फिक्स्ड एसेट्स लिखते हैं, और फिर इसके बाद नीचे आप फिक्स्ड यहां पर करंट लायबिलिटी लिखते हैं, और यहां पर करंट एसेट्स लिखते हैं। लेकिन यही चीजें अमेरिका में अगर देखा जाए कि इनका उल्टा होता है। क्या उल्टा होता है? इनका जो है फिक्स्ड एसेट्स इधर होगा, करंट एसेट्स इधर होगा, और फिक्स्ड लायबिलिटी इस साइड होगा, करंट लायबिलिटी इस साइड होता है। अब और भी देखिए, अगर समझना है, जो लोग अगर अमेरिका या दुबई बाहर जो देश में जाते हैं तो देखते होंगे उनका अपना अलग एक पैमाना है। जैसे हिंदुस्तान में जो गाड़ियां चलती हैं, भारत जैसे देश में जो गाड़ियां चलती हैं, लेफ्ट साइड से ड्राइविंग करते हम चलते हैं। अमेरिका में जो होता है राइट साइड से हम ड्राइविंग करते चलते हैं। ये बात करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। अब लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हमें क्या क्या पढ़ना है? जैसे इन्वेस्टमेंट मॉडल क्या है, या इन्वेस्टिंग क्या है, पार्टनरशिप क्या है, अमलगमेशन क्या है, गुडविल क्या है। तो बेसिक जो इसके टर्म होते हैं, अपना अकाउंटिंग के एक स्टैंडर्ड है। अगर कोई कंपनी खरीदता है, कोई किसी कंपनी को होल्डिंग करता है, कोई किसी कंपनी को सब्सिडरी में रखता है, कोई कभी किसी कंपनी का अमलगमेशन करता है, कभी कोई कंपनी किसी के लिए ऑब्जर्वेशन करता है, ये उसकी अपनी एक स्टैंडर्ड है, उसकी अपनी एक पैमाना है। उसका भी एएस करके AS 24, AS 16, AS 12 अलग अलग क्राइटेरिया उसको बांटा गया है। तो ये बात आपका पूरा हमने दोस्त जो बात किया, ये आपका प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग कन्वेंशन और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये बेसिक चीज़ें हैं। आप जाइएगा 11th 12th BCom प्लस आपका जो मास्टर डिग्री आप MCom, और आज जो प्रेजेंट टाइम में UGC नेट कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं, इस सब जगह मिलता है। काफ़ी बार यहाँ तो दोस्तों इंटरव्यू भी पूछा जाता है कि बताइए AS अकाउंटिंग इंडिया का और यूएसए में दोनों में डिफरेंस क्या है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि AS अकाउंटिंग इंडिया में टोटल कितने हैं और यूएसए में कितने हैं, और इंडिया में सबसे ज़्यादा फेमस कौन है? जैसे गुडविल है, आज भी गुडविल को हम एसेट साइड में दिखाते हैं, ऐसा क्या कारण है? तो बाकी बहुत बड़ी लॉन्ग टर्म बन जाता कॉन्सेप्ट, बट आपको एक समरी में समझा दिया दोस्तों। तैयारी अगर कर रहे हैं तो डीपली नॉलेज सब कुछ रखो। तो इसके लिए आज बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।